Good morning, my dear students. How are you all? I hope you all are good. Students, in this video, we will discuss our book that is Talent and Olympiad, Book of Science for Class 8th. Students, in this, we will discuss question answers of Lesson 12 that is Friction and question answers of Lesson 13 that is Sound. So, Lesson 12 and Lesson 13 are according to your NCERT textbook. But according to this book, these are lesson number 2 and lesson number 3. So let us now start with lesson number 2, that is, students, open page number 14 of your book that is Talent and Olympiad. So in this, there are multiple choice questions given. So let us now start with question number 1. What type of force is friction? आप पहले ही पढ़ चुके हो कि फ्रिक्शन एक फोर्स होती है, एक अपोजिंग फोर्स होती है. सो ये कौन से टाइप की फोर्स है हमें ये बताना है. इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, इट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इट इज मैग्नेटिक फोर्स. सो द ऑप्शन 1 दैट इज कॉन्टैक्ट फोर्स. सो फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स. आपने पढ़ा था कि जब भी एक सरफेस दूसरे सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट में आता है तब एक अपोजिंग फोर्स उसके ऊपर इफेक्ट डालती है ताकि वो उसकी मूवमेंट को अपोज करती है. तो जब भी कोई टू बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगी तभी वहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई होता है. तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कौन से टाइप की फोर्स हुई? इट इज कॉन्टैक्ट फोर्स. नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्लाइडिंग फोर्स फॉर एन ऑब्जेक्ट विच रिक्वायर्ड 7N ऑफ फोर्स टू मूव इट फ्रॉम रेस्ट? अगर कोई बॉडी रेस्टिंग पोजीशन पे है, मतलब कि वो स्टेशनरी है, अभी आप उसको रेस्टिंग पोजीशन से मूव करवाना चाहते हो तो आप उसको फोर्स अप्लाई कर रहे हो 7N. तो यानी कि अगर कोई बॉडी रेस्टिंग पोजीशन पे थी उसकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी अगर आप उसको 7N फोर्स से पुश करते हो. ठीक है, लेकिन अगर वो स्लाइडिंग है तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन तो हमने पढ़ा ही था कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होती है उसमें जो फोर्स रिक्वायर्ड होती है वो लेस रिक्वायर्ड होती है देन द जो हम सिंपल मूवमेंट जो हम कर रहे हैं. तो जब आप एक मूविंग चीज को स्लाइड करवा रहे हो तो वहां पे तो ऑटोमेटिकली जो रेस्टिंग पोजीशन से आप जब उस चीज को मूव कराते हो तो उससे कम ही फोर्स अप्लाई करेंगे. तो लेस देन 7N फोर्स अप्लाई होएगी किसी भी ऑब्जेक्ट को स्लाइडिंग फ्रिक्शन पे जाने के लिए. तो वैल्यू क्या हुई? लेस देन 7N. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट इन क्वेश्चन नंबर 2. सो क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज लाइकली टू हैव द लिस्ट फ्रिक्शन? सबसे कम फ्रिक्शन किस वाले ऑप्शन में होगी? फ्रिक्शन कम कैसे होगी ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फ्रिक्शन क्या होती है. एक अपोजिंग मतलब एक अपोजिंग फोर्स होती है. जिस भी डायरेक्शन में मूवमेंट होती है उसको अपोज करने के लिए कोई भी चीज जो होती है वो फ्रिक्शन होती है. ठीक है, सो फ्रिक्शन सबसे कम किस में होगी? सपोज फर्स्ट ऑप्शन इसमें वुड है. अगर आप वुड को लेंगे और उसके ऊपर आप किसी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट करवानी स्टार्ट करोगे तो वुड के ऊपर वो इतना इजिली, सपोज आप किसी स्ट्राइकर को स्ट्राइक करते हो तो वो जो स्ट्राइकर जब आप स्ट्राइक करते हो तो वो वुड के ऊपर इतना इजिली स्ट्राइक नहीं होता, ना ही वो कार्डबोर्ड के ऊपर होएगा. लेकिन ग्लास जो होता है वो बहुत ही स्मूथिंग सरफेस का होता है, यानी कि जो ग्लास होता है उसके अंदर इरेगुलरिटीज क्या होती है? बहुत कम. इवन पेपर जो होता है, पेपर के अंदर भी इरेगुलरिटीज होती हैं. तो इसमें जो सबसे कम फ्रिक्शन होगी, जो अपोज सबसे कम करेगा वो ग्लास है. बाकी के सारे ऑप्शंस जो क्या हैं, वुड में भी अगर वुड के ऊपर आप किसी स्लिप करवाओगे किसी चीज को तो वो स्लिप इजिली नहीं करेगी. लेकिन अगर ग्लास के ऊपर आप चलोगे या ग्लास का कोई भी चीज होगा, आप उसके ऊपर कुछ भी सामान रख दो वो स्लिप करेगा. ठीक है, तो यानी कि जो उसको स्लिप करवाने में इजिली हेल्प किसने कर दी? ग्लास ने कर दी. अदरवाइज अगर आप पेपर के ऊपर स्लिप करो तो आप इतना नहीं करोगे जितना आप ग्लास के ऊपर स्लिप करोगे. ठीक है, तो इसमें जो सबसे लिस्ट फ्रिक्शन है वो किसमें हुई? ऑप्शन सी दैट इज ग्लास. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन इन अ रोटेटिंग मशीन? हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि रोटेटिंग मशीन, जितनी भी हमारी मशीन्स होती हैं उनके अंदर बॉल बियरिंग्स प्रेजेंट होती हैं. पढ़ा था ना.
व्हील्स क्या होते हैं? व्हील्स तो एक अदर चीज है, यानी किसी भी व्हीकल के अंदर व्हील्स लगे होते हैं जो उसको रोटेट करने में हेल्प करते हैं। लेकिन किसी भी रोटेटिंग मशीन के अंदर जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है वो बॉल बेयरिंग होते हैं। ठीक है, नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज फ्रिक्शन डिजायरेबल? आपको फ्रिक्शन सबसे ज्यादा किस केस में डिजायर है? आपको पता है कि फ्रिक्शन क्या करती है? किसी भी मोशन को अपोज करती है, यानी ये एक अपोजिंग फोर्स अप्लाई करती है फ्रिक्शन। तो अगर आप बहुत स्पीड में किसी व्हीकल को चला रहे हो, अगर उसमें फ्रिक्शन ना हो तो आपका बैलेंस बन ही नहीं पाएगा, तो आप क्या होगे? आप फॉल डाउन हो जाओगे, आपका व्हीकल स्लिप करना शुरू कर देगा। तो सबसे ज्यादा डिजायर किस में है? फ्रिक्शन सबसे ज्यादा डिजायरेबल किस में है? कि व्हीकल की स्पीडिंग को कंट्रोल करने में। अब व्हीकल जब स्पीड में कोई भी आप व्हीकल चला रहे होते हो तो उसके अंदर सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड होता है फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन ना हो तो वो व्हीकल कभी भी स्टॉप ही नहीं होएगा। आपको पता है ना, अगर किसी आप ग्राउंड में खेल रहे हो और अगर आप एक बॉल को हिट कर दोगे तो वो ग्राउंड पर रिवॉल्व होती 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 वो चलती ही रहेगी अगर वहां पर फ्रिक्शन ना हो। तो उसी तरीके से अगर कोई व्हीकल किसी स्पीड में है तो वो कभी रुकेगा ही नहीं अगर वहां पर फ्रिक्शन ना हो। तो फ्रिक्शन सबसे ज्यादा किस केस में डिजायर है? एक स्पीडिंग व्हीकल के अंदर सबसे ज्यादा डिजायरेबल है क्या? फ्रिक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, वाई इज अ कैरम बोर्ड यूजुअली पाउडर्ड बिफोर प्लेइंग? जैसे आप कभी भी अपने घर में कैरम बोर्ड प्ले करते हो, यानी आप कैरम बोर्ड जब भी आप खेलते हो अपने घर पर, तो आप क्या करते हो कि आपका स्ट्राइकर जब भी आप हिट करो उसे, वो अच्छे से बीच में स्ट्राइक हो, यानी अच्छे से आप वो रिवॉल्व हो जाए, तो आप क्या करते हो? उसके ऊपर टेल्कम पाउडर या कोई भी सिंपल पाउडर आप उस पर स्प्रे कर देते हो। कार्डबोर्ड के ऊपर आप क्या करते हो? पाउडर को स्प्रे कर देते हो। ताकि किस लिए पाउडर स्प्रे करते हो? ताकि डिक्रीज हो जाए फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कम होगी कार्डबोर्ड के ऊपर तभी तो स्ट्राइकर जो है वो बहुत ज्यादा इजिली रोटेट कर पाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या चाहते हैं कि हम डिक्रीज कर दे फ्रिक्शन को और वहां पर इजिली स्ट्राइकर रिवॉल्व हो जाए उसके अंदर। तो इसलिए हम पाउडर का यूज करते हैं ऑन कैरम बोर्ड। आई होप ऑल दीज क्वेश्चंस आर क्लियर। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अब फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट आर गिवन, उसमें से कौन सी स्टेटमेंट सबसे सही है? सो देयर आर 4 स्टेटमेंट्स। फर्स्ट इज रोलिंग इज इजियर देन स्लाइडिंग। रोलिंग होता है गोल 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 रोटेट होकर किसी चीज का जाना, ठीक है, और स्लाइडिंग होना है किसी चीज का फिसलना। तो जब भी रोलिंग वहां पर आ जाता है तो वो स्लाइडिंग से इजी ही होता है। ठीक है, आप देखते हो, कभी आपने देखा है कि किसी भी जो हम कितने भी व्हीकल्स हैं, साइकिल है, बाईसाइकिल है, या आपके ट्रक है, या आपकी छोटे छोटे कोई भी व्हीकल है, कार है, कुछ भी टाइप का व्हीकल होता है, उसके अंदर एक जो टायर होता है वो हमेशा रोलिंग वे में ही मूव करता है, मतलब वो स्लाइड नहीं करता। ठीक है, तो वो इसलिए करता है क्योंकि रोलिंग जो होती है वो सबसे इजी प्रोसेस होता है। देन स्लाइडिंग से भी इजी होता है, या वो मतलब किसी भी प्रोसेस से इजी क्या होता है? रोलिंग। सो रोलिंग इज इजियर देन स्लाइडिंग। ये फर्स्ट जो ए वाली स्टेटमेंट है वो करेक्ट है इन क्वेश्चन नंबर 7। नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8। सो इन क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन इज व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स कॉल्ड? हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, देयर इज अ टर्म दैट इज नोन एज ड्रैग। ड्रैग इज अ टर्म दैट इज यूज्ड फॉर फ्लूइड्स। हमने पढ़ा था गैसेस होती हैं और लिक्विड्स होते हैं। जो फ्रिक्शनल फोर्स गैसेस और लिक्विड एक्सर्ट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं ड्रैग। फ्लूइड्स में हमने किसके बारे में पढ़ा था? गैसेस एंड लिक्विड्स। सो द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स called as drag. So let us now discuss question number 9. So question number 9 is why are certain bodies streamlined? हमने पढ़ा था streamlined body क्या होती है? जो वाइडर, बीच में से वाइडर होती हैं और नैरो फ्रॉम दी एंड। एंड पे वो क्या होती हैं? नैरो होती हैं और बीच में से वो वाइडर होती हैं। जैसे फिश, आप फिश का एग्जांपल ले सकते हो, एरोप्लेन ले सकते हो। आप हमेशा देखते हो कि उनका जो आगे वाला सरफेस होता है वो क्या होता है? नैरो होता है और बीच में से उनका बॉडी जो होती है वो वाइडर होता है।
तो वो क्यों होती है स्ट्रीमलाइन बॉडी? वो भी होती है कि वो रिड्यूस कर सके फ्रिक्शन को. सो टू रिड्यूस फ्रिक्शन दे आर स्ट्रीमलाइंड. सो नाउ डिस्कस क्वेश्चन नंबर 10. इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? सो हमें पता है कि जो रोलिंग फ्रिक्शन होती है वो तो सबसे इजी होता है, क्योंकि किसी भी चीज को रोल करना वो इजी होता है, और उससे कम होता है स्लाइडिंग, और उससे कम होता है स्टैटिक. तो स्टैटिक, स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन, बी ऑप्शन इज करेक्ट इन द क्वेश्चन नंबर 10. कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में स्टैटिक क्या होता है? किसी भी कोई भी चीज है, हम उसे फोर्स तो अप्लाई कर रहे हैं लेकिन वो मूव ही नहीं कर रही. किसी भी चीज को मूव करवाने के लिए हम फोर्स तो अप्लाई कर रहे हैं लेकिन वो अपनी जगह पे स्टैटिक है, मीन्स नो मूवमेंट इन इट. सो उस बॉडी के अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही, तो इसका मतलब वो है स्टैटिक. सो डिक्रीजिंग ऑर्डर में बिकॉज हमें इसको सीक्वेंस को दिखाना था, तो स्टैटिक, स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन. सो बी ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन नंबर 10. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज इजियर टू परफॉर्म ऑन अ ड्रम ऑफ 10 kg? अगर आप किसी 10 kg के ड्रम को आप सबसे इजीली कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो? अगर 10 kg का ड्रम है, उसको ड्रैग करना, मतलब 10 kg के ड्रम को आप ड्रैग करोगे, खींचोगे, तो वो इजी होगा? नो, क्योंकि वेट तो उतना ही है, आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी. अगर आप लिफ्ट करोगे ड्रम को, वो भी इजी नहीं होगा, क्योंकि उसका वेट तब भी 10 kg ही है. लेकिन आप रोल करोगे ड्रम को, तो वो रोलिंग में क्या होगा? वो इजीली रोल हो जाएगा. वो कोई छोटा बच्चा भी, यानी कि कोई 15-16 आपकी उम्र का बच्चा भी उसको रोल कर सकता है. तो ड्रम 10 kg का हो चाहे 20 kg का, अगर वो रोल हो रहा है तो वो इजीली क्या हो सकता है? आप उसको मूव कर सकते हो. तो रोलिंग ऑफ ड्रम इज सब इन चारों में से सबसे इजियर है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12. Why does a meteor burn upon entering the अर्थ surface? मेटियोर पता है ना आपको क्या होते हैं? जैसे वो आग के गोले से, जो हम बहुत सारी फॉरेन मूवीज में भी देखते हैं, हॉलीवुड की मूवीज में भी आप देखते हो कि बहुत अर्थ के सरफेस पे कोई मेटियोर आने वाला है और वो बर्निंग सा एक बॉल टाइप कुछ बॉडी टुवर्ड्स अर्थ मूव करती आती है, तो उसको हम मेटियोर बोल देते हैं. ठीक है, वैसे तो एक्चुअली वो एक कोई सॉलिड, मतलब वुड, उसका रॉक मटेरियल ही होता है वो, तो उसको हम मेटियोर बोल देते हैं. बट वो अर्थ, मान लो ये अर्थ है, अर्थ के सरफेस के अंदर आते ही वो बहुत स्पीड से आ रहा होता है. अब वो अर्थ के सरफेस से आ रहा है, और अर्थ का सरफेस, हमने बोला था ना कि ड्रैग क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स. हम एयर भी तो एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट करती है, तो उस एयर की वजह से, क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर एयर है, एयर क्या करेगी? उस मीटियोर को अपोज करेगी, उसके मोशन को अपोज करेगी. तो फ्रिक्शनल फोर्स कौन अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे? एयर फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई कर रही है मीटियोर के ऊपर. तो मीटियोर लेकिन क्या हो रहा है? वो अंदर आना चाहता है, तो वो बर्न होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, सो वाई डज अ मीटियोर बर्न? लेकिन वो मीटियोर बर्न क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन ऑफ एयर. एयर के अंदर जो फ्रिक्शन है उसकी वजह से, एक्सेस फ्रिक्शन जो एयर के अंदर है उसकी वजह से मीटियोर जो है वो बर्न हो रहा है. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 13. दैट इज व्हाई आर द हेड ऑफ अ मैच स्टिक एंड द साइड्स ऑफ अ मैच बॉक्स डेलिबरेटली मेड रफ? अब जानबूझ के, ये कोई इसमें वैसे ही नहीं है कि जो मैच बॉक्स का जो ऊपर वाला, मान लो मैच स्टिक है, मैच स्टिक का जो ऊपर वाला ब्राउन पार्ट होता है वो रफ होता है, और जो मैच बॉक्स होती है उसका जो साइड वाला पार्ट होता है वो भी रफ होता है. जब कोई भी दो रफ चीज आपस में टकराएंगी तो वहां पे फ्रिक्शन ऑटोमेटिकली डेवलप होएगा. तो टू इंक्रीज फ्रिक्शन क्या करते हैं? जितना फ्रिक्शन होगा तो वहां पे हीटिंग के चांसेस या फिर बर्निंग के चांसेस ज्यादा रहेंगे. तो इसलिए जो मैच स्टिक और मैच बॉक्स होता है उनको, उनके हेड को और उसकी साइड्स को डेलिबरेटली रफ बनाया जाता है ताकि फ्रिक्शन क्या हो सके? ज्यादा. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 14. व्हाई आर स्पाइक्स प्रोवाइड इन द शूज ऑफ एथलीट्स? स्पाइक्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो हम फुटबॉलर्स होते हैं या कोई भी प्लेयर होता है, जब उनके शूज के नीचे वाले साइड पे, जब आप स्टड्स वगैरह पहनते हो ना, जब आप प्ले करते हो, फुटबॉल खेलते हो, तो आपके शूज के नीचे, स्टड्स के नीचे स्पाइक्स होते हैं. यानी कुछ ऐसे इनरेगुलरिटीज सी चीजें जो होती हैं आपके शूज के नीचे वाले बॉटम सोल पे प्रेजेंट होती हैं. तो वो सब क्यों होती हैं? ताकि वो टू इंक्रीज फ्रिक्शन.
तो फ्रिक्शन जितना ज्यादा होगा तो आपका जो होल्ड है ग्राउंड के साथ वो उतना ही ज्यादा होगा। अगर एथलीट के शूज बहुत ही स्लिपरी होंगे तो वो ग्राउंड के ऊपर ग्रिप नहीं बना पाएंगे अपनी और वो फिसलते ही रहेंगे। बट प्लेयर्स को तो क्या होता है, क्योंकि उन्हें ग्रिप होनी चाहिए उनकी ग्राउंड के साथ, तो इसलिए उनके शूज को स्पाइक्स के साथ प्रोवाइड किया जाता है। सो टू इंक्रीज फ्रिक्शन को इंक्रीज कराने के लिए उनके शूज के नीचे क्या होते हैं, स्पाइक्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, दैट इज विच फोर्स प्रिवेंट अस फ्रॉम स्लिपिंग वाइल वॉकिंग ऑन द रोड। वो भी फ्रिक्शनल फोर्स ही होती है। फ्रिक्शनल फोर्स ही तो है जो हमें प्रिवेंट कर रही है कि हम रोड पे इजिली वॉक कर सकें और स्लिप ना करें। अगर फ्रिक्शनल फोर्स ना हो तो हम रेगुलरली स्लिप करते रहेंगे रोड के ऊपर, बिकॉज हमारी ग्रिप ही नहीं बन पाएगी और जैसे ही हमारी मूवमेंट स्टार्ट होगी हम फिसल जाएंगे और वो स्लिपरी हमारी मूवमेंट क्या होगी, विच इज नॉट गुड फॉर अस। सो फ्रिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इन आवर एवरीडे लाइफ। सो now question number 16, which of the following statement is not true। इनमें से कौन से स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है। सो द फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस टू 0। आप कभी भी फ्रिक्शन को 0 तक नहीं लेके आ सकते। फ्रिक्शन हमेशा होगी, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर फ्रिक्शन हमेशा प्रेजेंट होती है। आप फ्रिक्शन को कभी भी 0 नहीं लेके आ सकते। सो ये नॉट ट्रू, ये बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। आप कभी भी फ्रिक्शन को 0 तक नहीं लेके आ सकते। हमेशा कोई ना कोई अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन हमेशा होगी। आप उसको बिल्कुल 0 या बिल्कुल निग्लेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। नाउ व्हाट विल हैपन टू अ मूविंग ऑब्जेक्ट इफ देयर इज नो फ्रिक्शन। अगर कोई फ्रिक्शन ही नहीं होगी, मैंने जैसे अभी भी बताया, अगर आप किसी ग्राउंड पे आप बॉल को हिट करोगे और वो बॉल कभी भी नहीं रुकेगी अगर फ्रिक्शन ना हो, वो बॉल मूव ही करती रहेगी। अगर वो फ्रिक्शन है, दैट्स वाई जब भी आप किसी ग्राउंड के ऊपर किसी भी बॉल को हिट करते हो वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाती है। सो द ऑब्जेक्ट विल कीप ऑन मूविंग अगर कोई भी फ्रिक्शन ना हो। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, Which of the following is a disadvantage of friction? It wears out our shoes। अब हमने पढ़ा था कि कुछ डिसएडवांटेज भी होती हैं और कुछ एडवांटेजेस भी होती हैं, क्योंकि ये एक नेसेसरी इविल है। फ्रिक्शन एक नेसेसरी इविल है, इसकी वजह से कुछ एडवांटेज हैं और कुछ डिसएडवांटेज हैं। तो डिसएडवांटेज में हमने पढ़ा था कि जो हमारे शूज होते हैं या हमारे टायर्स, जो व्हीकल्स के टायर्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, वियर, यानी वो फट जाते हैं या वो स्लिपरी हो जाते हैं। सो वियर आउट और शूज, ये एक डिसएडवांटेज भी है। तो हमें क्या करना होता है, अपने शूज हम नए क्यों ही खरीदते हैं, अगर वो कभी भी नीचे से रफ ना हो, अगर वो कभी भी वियर एंड टियर ना हो हमारे शूज, तो हमें नए परचेज करने की जरूरत ही नहीं है। सो ये एक इसकी डिसएडवांटेज है कि इट वियर्स आउट ओवर शूज। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। इनमें से क्या फ्रिक्शनल फोर्स का इफेक्ट नहीं है। लीव्स फॉलिंग ऑन अ ट्री, मतलब कि लीव्स फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री, किसी भी ट्री से कोई भी लीव्स नीचे गिर रहे हैं, इसका कोई इफेक्ट नहीं है फ्रिक्शन के साथ। फ्रिक्शन की वजह से नहीं, वो ग्रेविटेशनल की वजह से नीचे गिर रहे हैं लीव्स, अदरवाइज वो हवा में भी जा सकते हैं। ठीक है। सो वो नीचे गिर रहे हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन, उसका फ्रिक्शन से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है। वाई, नाउ क्वेश्चन नंबर 20, वाई आर टायर्स मेड सर्कुलर इन शेप। क्योंकि टायर अगर सर्कुलर नहीं होंगे तो रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो क्योंकि अगर हम टायर्स को स्क्वायर भी बना सकते हैं, हम उसको स्लाइड भी कर सकते हैं, लेकिन स्लाइड करने के लिए जो फ्रिक्शन, जो स्लाइडिंग में फ्रिक्शन होती है वो हमेशा क्या होती है, ज्यादा, लेकिन जो रोलिंग में फ्रिक्शन होती है वो कम होती है। और हमें तो कम फ्रिक्शन चाहिए, क्योंकि फ्रिक्शन क्या होता है, अपोज कर रही है जो हमारी मूवमेंट को, हम उसको ज्यादा क्यों चाहेंगे, तो हमें कम फ्रिक्शन चाहिए। तो रोलिंग फ्रिक्शन जो होती है वो कम होती है देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सो इसलिए हम टायर्स जो होते हैं सर्कुलर फॉर्म में होते हैं, ना कि वो स्क्वायर या रेक्टेंगल या किसी और शेप में। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, सुधाकर बाइसाइकिल वॉज मेकिंग अ लॉट ऑफ स्क्वीजिंग नॉइज, मतलब कि एक हाई पिच की नॉइज होती है, शोर जिसे आप बोल दो। व्हाट शुड ही डू टू स्टॉप द स्क्वीइंग नॉइज, मतलब इस आवाज को रोकने के लिए
सुधाकर की बाईसाइकिल जब वो चला रहा है तो उसमें से एक गंदी सी आवाज आ रही है, मतलब वो हाई पिच की बहुत ही नॉइजी साउंड है। सो उसको स्टॉप करने के लिए आप वो क्या करें, तो वाटर का यूज नहीं कर सकता, सैंड का यूज नहीं कर सकता, पाउडर का नहीं कर सकता, ऑयल। अगर आप ऑयल या ग्रेसिंग करा देते हो किसी भी मशीन के पार्ट में तो उससे क्या होता है, वो आवाज कम हो जाती है, वो नॉइस नहीं उससे क्रिएट होती। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 22, अ कॉइन फ्लिक्ड ऑन अ टेबल विल स्टॉप, व्हाई। अब ऑटोमेटिकली उसमें भी फ्रिक्शनल फोर्स है। अगर आपने देखा होगा किसी आप कॉइन को रोटेट करवाना शुरू कर देते हो, किसी भी आप कई बार अपने जो आपके बैंगल वो होते हैं, गोल कड़ा होता है, आप कोई भी आपके हाथ में कोई भी गोल चीज होती है, आप उसको जैसे एक टाइम पे बेब्लेड आते थे, ठीक है ना, आई होप सबको याद ही होंगे। तो वो बेब्लेड जो प्लेइंग के लिए गेम होता है, आप उसको देखते हो वो घूमना शुरू हो जाता है तो फिर वो अपने आप थोड़े टाइम के बाद रुक जाता है। वो इसलिए रुकता है क्योंकि उसके अंदर फ्रिक्शनल फोर्स होती है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, वाइल वॉकिंग ऑन आइस वी शुड वन टेक स्मॉल स्टेप्स टू अवॉइड स्लिपिंग। क्यों? क्योंकि स्मॉलर स्टेप्स होंगे तो लार्जर फ्रिक्शन होगी, क्योंकि अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो उससे क्या होगा, फ्रिक्शन ज्यादा होगी, ठीक है। अब हमने पहले ही पढ़ा है कि अगर हम जल्दी जल्दी चलते हैं तो हमारा हाफ ही पैर यानी हमारी जो फिंगर्स वाला पोर्शन होता है वो ही जमीन पर टच होता है, बाकी जो हमारी पीछे वाला पोर्शन होता है वो जमीन पर टच ही नहीं होता। तो अगर हमारा पूरा पैर जमीन पर प्रॉपरली टच होगा तो फ्रिक्शन क्या होगी, ज्यादा, बिकॉज सरफेस एरिया क्या हो जाता है, ज्यादा। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज फ्रिक्शनल यूजफुल। फ्रिक्शन सबसे ज्यादा यूजफुल किस में है? आप कार को ड्राइव करते हो उसमें भी फ्रिक्शन की जरूरत है, अगर फ्रिक्शन ना हो तो कार कभी भी स्टॉप ही ना हो, ठीक है। आप किसी भी चेयर के ऊपर सिट हो रहे हो, अगर चेयर के ऊपर फ्रिक्शन ना हो तो आप चेयर पे से स्लिप होते रहोगे। अगर रोइंग अ बोट, अगर आप एक बोट को चला रहे हो तो उसके अंदर भी आप इसलिए हो क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन है, तो अदरवाइज नहीं फ्रिक्शन होती तो फिर पानी के अंदर आप ट्रेवल ही ना कर पाते, ठीक है। सो ऑल ये एक्टिविटीज जो हैं ये फ्रिक्शन के लिए यूजफुल होती हैं, ऑल ऑफ द अबव। नाउ हाउ कैन फ्रिक्शन इज बी डिक्रीज? बाय स्मूथ सरफेसेस। अगर जितना ज्यादा स्मूथ सरफेस होगा फ्रिक्शन उतनी ही कम होगी, ठीक है। तो फ्रिक्शन को हम कम कर सकते हैं जितना ज्यादा हम सरफेस स्मूथ लेंगे। जैसे कि अगर रफ सरफेस होगा तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होती है, अगर फ्रिक्शन कम होगी तो वो तभी होगी अगर सरफेस स्मूथ है। जैसे कि एग्जांपल अभी हमने लिया ही था कि अगर ग्लास होगा तो उस पर स्लिपरी ज्यादा सरफेस होगा, अगर वो कोई रफ सरफेस होगा तो उस पर स्लिपरीनेस कम होगी, ठीक है। नाउ all these questions that are remaining you will do all these questions by yourself because ये सब easy ही है, सब फ्रिक्शन से रिलेटेड है। आई होप आपसे हो जाएंगे, आप ट्राई करना अपने आप अगर नहीं होंगे देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, मैं फिर से आपको समझा दूंगी, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन फर्दर वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 3 दैट इज साउंड। So in this chapter we will start with question number 1. So on page number 20 this is question number 1. When we say that sound travels in a medium, what do we mean? मतलब कि जब भी हम कह रहे हैं कि साउंड किसी भी मीडियम से ट्रेवल कर रही है तो यानी कि क्या कह रहे हैं, ये पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ट्रेवल? नो, मीडियम के पार्टिकल्स नहीं ट्रेवल कर रहे, साउंड ट्रेवल कर रही है। द डिस्टर्बेंस ट्रेवल, मतलब जब भी हम किसी साउंड की बात कर रहे हैं यानी कि कुछ डिस्टर्बेंस है, डिस्टर्बेंस कह लो या कुछ भी नॉइज कह लो या कुछ भी चीज, तो वो ट्रेवल कर रही है, ना कि साउंड, ना कि कोई मीडियम ट्रेवल कर रहा है, ना सोर्स ट्रेवल कर रहा है, ना ही कोई और चीज ट्रेवल कर रही है। सो जो ट्रेवल कर रहा है वो डिस्टर्बेंस यानी कि साउंड ट्रेवल कर रही है, ठीक है। Now the next question is which of the following correctly represent the speed of sound in solid, liquid and gases in ascending order? So ascending order में अगर हम स्पीड ऑफ साउंड को देखें सॉलिड, लिक्विड और गैस में तो क्या होगा, गैस में यानी हम जब एक दूसरे से बात करते हैं, हम एयर में ही तो बात कर रहे हैं, तो एयर में जो साउंड होती है वो सबसे ज्यादा अच्छे से आती है, ठीक है। लिक्विड में उससे कम और सॉलिड में उससे कम। सो जो ये वाला सीक्वेंस है, ए ऑप्शन, दिस इज करेक्ट। Now, a person can hear a approaching train when he presses his ear to the railing
track faster than one who simply stands on the track. What makes this possible? A person can hear an approaching train when he presses his ear to the railway track. मतलब कि अगर एक पर्सन जो रेलवे ट्रैक पे है, अगर वो अपने ट्रैक के सिंपली ट्रैक के पास खड़ा है तो, और एक ट्रैक के बिल्कुल कान लगाकर उसको सुन रहा है, तो किसको ज्यादा स्पीड की आवाज ज्यादा किसको सुनाई देगी? तो द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज मोर. ठीक है, तो जो नियर बाय बंदा है तो उसको सबसे ज्यादा ये आवाज सुनाई देगी. ठीक है, तो द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज मोर. तो जो उसको जो ट्रैक के बिल्कुल नियर बाय अपने ईयर्स को ट्रैक पे लगा के सुन रहा है तो उसको जो है वो आवाज बहुत ज्यादा क्लियरली सुनेगी. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. A person can be identified by his voice. What determines his distinguished features? तो आप एक पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकते हो किससे? उसकी पिच से और उसकी लाउडनेस से. बट एम्पलीट्यूड को आप थोड़ी आइडेंटिफाई करते हो. आप एम्पलीट्यूड को तो हम जस्ट एक एम्पलीट्यूड क्या होता है, रेस्टिंग पोजीशन से कितनी हाई उसने अपवर्ड उसकी वॉइस गई और कितनी लो, तो ये जो एक पूरा होता है ऊपर और नीचे कितना मूव किया वो एम्पलीट्यूड होता है. बट अगर आप किसी पर्सन की वॉइस को आइडेंटिफाई कर रहे हो तो आप एम्पलीट्यूड से आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, आप उसकी पिच और उसकी लाउडनेस से आइडेंटिफाई कर रहे हो. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. इन ह्यूमन बीइंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस द साउंड? दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो गिवन बाय मी इन द वर्कशीट कि कौन सा ऑर्गन होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर जो साउंड प्रोड्यूस करता है, तो वो होता है लैरिंक्स, जिसे हम साउंड बॉक्स भी बोल देते हैं. ठीक है. एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट 50 टाइम्स इन 1 सेकेंड. व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी? सो एक ऑब्जेक्ट 50 टाइम्स एक सेकेंड के अंदर, तो हम फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि मूवमेंट या वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड के अंदर कितने टाइम एक कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है या अपने पोजीशन से ऑसिलेट करता है, तो वो 50 टाइम कर रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? 50 हर्ट्ज. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. इन विच ऑफ द 3 मीडिया डज साउंड ट्रेवल द फास्टेस्ट? तो साउंड सबसे ज्यादा किस में ट्रेवल करेगी? ठीक है, फास्टेस्ट किस ऑब्जेक्ट से वो ट्रेवल करेगी? एयर, वाटर, स्टील. स्पीड इज सेम इन ऑल मीडियम. सो स्टील में वो क्या होगी? सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ट्रेवल. नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9. दिस कैन बी डन बाय योरसेल्फ. आप क्वेश्चन नंबर 8 खुद कर लेना. क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? What is the cause for the difference in the voices of man, women and children? उनका जो डिफरेंस होता है वो वोकल कॉर्ड के साइज में होता है. हमने पढ़ा था कि जो 20 mm होता है वो मैन में होता है और जो फीमेल में होता है वो 15 mm होता है. तो जो साइज होता है वो वेरी करता है, उसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो वॉइस जो होती है वो डिफरेंस करती है मैन में, वुमेन में एंड चिल्ड्रंस में. ठीक है. अब विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट हर्ट्स? सेकेंड, पर सेकेंड की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसको हम हर्ट्स में बोल देते हैं. ठीक है. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10. नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? ऑन व्हाट फैक्टर डज अ पिच ऑफ साउंड डिपेंड? तो जो पिच होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है. लेकिन हमने पढ़ा था कि जो साउंड लाउडनेस होती है वो इंटेंसिटी यानी एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है. ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो में भी पढ़ाया था कि जो हमारी लाउडनेस होती है वो एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है, और जो पिच होती है, पिच मतलब कि कितनी श्रिल आवाज है या कितनी डीप है. श्रिल मतलब होता है कि कितनी तीखी आवाज है या कितनी डीप ठहराव वाली आवाज है, तो वो हमें पता लगता है फ्रीक्वेंसी से. सो ये दोनों आप पॉइंट्स ऑलरेडी आप वीडियो में पढ़ चुके हो. ठीक है. अब एक क्वेश्चन है कि जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स के अंदर तो साउंड जो प्रोड्यूस होती है वो कहाँ से होती है? लैरिंक्स से. लेकिन जो बर्ड्स के अंदर साउंड प्रोड्यूस होती है वो होती है सैरिंक्स से. ठीक है. सो दिस इज सैरिंक्स इन बर्ड्स एंड लैरिंक्स इन ह्यूमन बीइंग. सो अब हम क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करते हैं. दैट फाइंड द डिफरेंस बिटवीन अ म्यूजिकल साउंड एंड नॉइस. सो म्यूजिकल साउंड और एक नॉइस के बीच में वाइब्रेशन का फर्क होता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 16. विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी कैन नॉट बी हियर्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स? हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ही हम ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं वो आवाज को सुन सकते हैं. बट इस वाली जो ऑप्शंस गिवन है
वो हैं आपके पास 1 लाख, ये 10,000, 1। तो हम 20 हर्ट्ज के बीच से लेके 20,000 के बीच में जितने भी ऑप्शंस देख रहे हैं वो हम सुन सकते हैं, लेकिन जो ये है 1 लाख, ये वाली हम नहीं सुन सकते। सो ये वाली क्या हुई, इसमें अलग हुई। सो वी कैन नॉट हियर बाय, ये ह्यूमन बीइंग इसको नहीं सुन सकते। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस। नाउ आइडेंटिफाई द 3 डेलिकेट बोन्स इन द मिडल ईयर। सो हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि जो हमारा जो ईयर का स्ट्रक्चर होता है उसके बीच में आफ्टर ईयर ड्रम के पीछे वाली साइड उसके अंदर 3 स्मॉल डेलिकेट बोन्स होती हैं। ये स्मॉलेस्ट बोन्स होती हैं इन ह्यूमन बीइंग। सो उसका नाम क्या है, हैमर, एनविल और स्टिरप। इनके में दूसरे नेम्स भी होते हैं जो मैंने आपको लिखवाए थे, हैमर, एनविल और स्टिरप, ये अनदर नेम है। तो 3 डेलिकेट बोन्स के नेम है हैमर, एनविल एंड स्टिरप। नाउ आइडेंटिफाई द नर्व दैट कैरीज द सिग्नल फ्रॉम ईयर टू द ब्रेन। सो ऑडिटरी नर्व हमने पढ़ा था कि जो ईयर के अंदर यहाँ पे पीना होता है, ये हमारी ऑडिटरी कैनाल होती है, यहाँ ईयर ड्रम होता है, फिर 3 डेलिकेट बोन्स होती हैं, फिर यहाँ पे कॉक्लिया होता है, फिर यहाँ पे हमारी एक ब्रेन को जो को सिग्नल पास करती है वो ऑडिटरी नर्व प्रेजेंट होती है। ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स ह्यूमन बीइंग टू प्रोड्यूसिंग साउंड। तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं, साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। नाउ 20th क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस मेड बाय अ बॉडी इन 1 सेकेंड कॉल्ड। 1 सेकेंड के अंदर कितने नंबर ऑफ वाइब्रेशंस होते हैं उसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है। विच इंस्ट्रूमेंट ऑलवेज प्रोड्यूस वाइब्रेशन ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी। एक क्या होता है, ऐसा एक होता है स्ट्रक्चर, यू शेप का एक आयरन जैसा कुछ बना होता है, इसको हम टर्निंग फोक बोलते हैं। जब भी आप इसको जब भी आप इसको वाइब्रेट करोगे या इसके अंदर कोई भी साउंड प्रोड्यूस होगी, सो इसके अंदर क्या होगा, सेम फ्रीक्वेंसी में साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एक टर्निंग फोक। ठीक है। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 22, हाउ इज अ म्यूजिकल नोट कैरेक्टराइज्ड बाय लाउडनेस। आप कभी भी साउंड से रिलेटेड कोई भी बात करोगे, उसमें लाउडनेस, उसमें पिच, उसमें टिम्बर, ये सारे पॉइंट्स ही ऑलवेज इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। सो ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों पॉइंट्स ही इसमें इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, जितने भी क्वेश्चंस मैं आज इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूं, ये आपके एनसीईआरटी, ये आपके सारे के सारे टैलेंट एंड ओलंपियाड बुक में गिवन है। आप सारे के सारे क्वेश्चंस खुद ट्राई करो, बिकॉज ये आपके पीरियोडिक असेसमेंट में भी आएंगे। सो यू कैन प्रैक्टिस इट ऑन योर ओन। और अगर कोई क्वेश्चंस फिर भी आपको समझ नहीं आ रहे तो आप मेरे को डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कॉल करके या आप कैसे भी पूछ सकते हो। ठीक है। या मैसेज कर देना या कॉल कर लेना। सो आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ऑल दीज क्वेश्चंस। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड डिपेंड इन विंड इंस्ट्रूमेंट। अब हमें विंड इंस्ट्रूमेंट्स में हमने क्या पढ़ा था, फ्लूट क्या होते हैं, बांसुरी के अंदर क्या होते हैं, आप एक बांसुरी लेते हो, उसके अंदर यहाँ पे ऊपर वाले पोर्शन में बहुत छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम एयर कॉलम्स बोलते हैं। तो आपने देखा होगा उन पे उंगली ऐसे ऐसे चलती है। ठीक है। तो उन कॉलम्स के अंदर से कितने एयर बाहर आ रही है, कम अंदर जा रही है, तो लेंथ ऑफ द एयर कॉलम के ऊपर डिपेंड करता है विंड इंस्ट्रूमेंट में फ्रीक्वेंसी कैसी होगी। ठीक है। आई होप ऑल दिस points are clear to all of you. Now I will discuss question number 1 of previous content questions, that when a turning fork was struck and brought near a bucket of water, a wave shown in a figure was formed on the surface. ऐसी आपको एक वेव दिखेगी, इसमें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है। अब क्या है, इफ द fork struck harder brought near the surface, that what will increase। अगर आप उसको बहुत हार्डर करोगे तो ये नंबर ऑफ ये क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये इतना ऐसे ऐसे होना शुरू हो जाएगा। अभी ये नॉर्मल उसमें चल रहा है, तो इसका एम्पलीट्यूड इस वाले से क्या हो जाएगा, और ज्यादा। तो इसका जो चीज इंक्रीज होगी वो क्या है, एम्पलीट्यूड। नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3, why are sounds of different frequency produced when the length of a scale protruding out of a table is changed and then vibrate? Due to change in length.
अगर आप इसको टेबल से आगे कर दोगे तो ज्यादा अलग किस्म की जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की होगी। अगर आप इसको थोड़ा और अंदर की तरफ पुल करके फिर इसको टच करोगे तो वाइब्रेशन जो इसके स्केल के अंदर होंगी वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की होंगी। तो लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, अ बॉम्ब एक्सप्लोड ऑन अ मून। अगर हम मून के ऊपर क्या करें, किसी बॉम्ब को एक्सप्लोड कर ले, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अ साउंड टू रीच द अर्थ। तो साउंड विल नॉट बी हियर्ड बिकॉज साउंड को एक मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए, और साउंड को एयर, सॉलिड या लिक्विड चाहिए। बट अर्थ का सरफेस जो बाहर वाली साइड होता है वहां एयर, एटमोस्फेयर में जो एयर होती है उसके बाद कोई एयर नहीं होती, तो वहां पर उसके बाद जो एटमॉस्फेयर के बाद भी यूनिवर्स आ जाता है, यूनिवर्स में आपके उसके बाद फिर आपको मून दिखता है। अगर मून पे कहीं एक्सप्लोजन होगा तो वो उसकी वहां तक अर्थ के सरफेस पे कोई आवाज नहीं पहुंचेगी बिकॉज कोई मीडियम तो बीच में है ही नहीं, ठीक है। सो साउंड विल नॉट बी हियर्ड। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 8, हाउ कैन अ ब्रेन इंटरप्रेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड बाय द पिच ऑफ अ। हमने ऑलरेडी पढ़ा फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है किस पे, पिच पे, ठीक है। पिच किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, सॉरी फ्रीक्वेंसी के ऊपर, और लाउडनेस किसके ऊपर डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड के ऊपर, ठीक है। तो लाउडनेस किसके ऊपर डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड के ऊपर, और फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है पिच ऑफ द साउंड। आई होप ऑल दिस पॉइंट्स आर क्लियर। सो स्टूडेंट्स, रिमेनिंग क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करोगे, और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आपको ना समझ आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू, और या फिर आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आप ये सारे क्वेश्चंस लेसन 2 के और लेसन 3 के खुद ट्राई करोगे, बिकॉज these questions will be come in your periodic assessment too. So thank you students. Have a nice day and try all the questions that is given your talent and Olympiad book of science. So thank you students.